जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजेड लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो आज फिर से मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर हाजिर हुए हैं। समकालीन भारत जो भूगोल है, इसी से रिलेटेड आज की क्लास में हम लोग प्रश्न को करने वाले हैं। तो आप लोग का इस चैनल पर अगर आप लोग जुड़े हैं तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन है इस चैनल पर जो आप लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं। तो हम लोग अपने प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। और जो हम लोग का पीछे का जो लेक्चर हुआ था 8 बजे से या 9 बजे से, जो उसमें हम लोग देखे थे इतिहास के प्रश्न, वो भी जो क्लास अभी अगर आप लोग नहीं देख पाए तो उस क्लास को जरूर देखिएगा। प्ले लिस्ट में सारे वीडियो जो है अवेलेबल है। सारे वीडियो जो है आपके लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी अभ्यर्थी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। ओके, तो अगर आप लोग को ये पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल को दिया है, उसको आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी क्लासेस सारी पीडीएफ वहाँ पे जो है मिलती रहती है। वहाँ पे कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ पे मिलते रहते हैं। तो आइए हम लोग अपने प्रश्न पे चलते हैं। पहला जो प्रश्न देखिए, कह रहा है कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। ये यहाँ पे एक आ गया है नहीं शब्द, और एक प्रश्न और रहता है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। ये दोनों प्रश्न होते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो हम लोग का पहला जो प्रश्न मिला है कि नहीं गुजरती है, तो यहाँ पे अगर देखें तो राइट आंसर जो उड़ीसा हो रहा है, यहाँ पे सी ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि कर्क रेखा जो है ये उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो मैप है, इसमें देखिए ये कर्क रेखा है। ये कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा है, तो यहाँ पे जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा। पहला पहला हो जाएगा गुजरात हो जाएगा, पहला हो गया गुजरात हो गया। इसके बाद राजस्थान हो जाएगा, आप लोग सुन लीजिएगा। दूसरा नंबर पर राजस्थान, तीसरा नंबर पर मध्य प्रदेश, चौथा नंबर पर जो हो जाएगा छत्तीसगढ़ हो जाएगा, 5 पर जो हो जाएगा झारखंड हो जाएगा, 6 नंबर पर हो जाएगा पश्चिम बंगाल हो जाएगा, और 7 नंबर पर होगा त्रिपुरा, और 8 नंबर पर हो जाएगा मिजोरम हो जाएगा। तो ये जो कर्क रेखा है ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। लेकिन यहाँ पे उड़ीसा जो दिया है यह बिल्कुल गलत दिया है। यहाँ पर भी 8 राज्यों का जिक्र जो है यहाँ पे कर दिया गया है। ओके, आगे देखिए प्रश्न आते हैं दूसरा। यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न है कि कितने देश भारत से बड़े हैं, कितने देश जो हैं भारत से बड़े हैं। यहाँ पे जो बात हो रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से बात हो रहा है। किसकी दृष्टि से बात कर रहा है यह प्रश्न, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बात कर रहा है कि भारत जो है कितने देशों से बड़े हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे जो राइट आंसर हो रहा है सी ऑप्शन, यस बिल्कुल सही होगा। 6 6 जो देशों से जो है भारत क्या है बड़ा है। कौन कौन सा देश है, चलिए थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में जिक्र कर देते हैं। दुनिया का जो सबसे बड़ा देश है, दुनिया का जो सबसे बड़ा देश है वह है रूस है, याद करना होगा। और जो सबसे छोटा देश है, जो सबसे छोटा देश है वह है वेटिकन सिटी है। वह कौन सा देश है, तो वह है वेटिकन सिटी। दुनिया का सबसे बड़ा देश जो हो जाएगा वह हो जाएगा रूस है, और दुनिया का सबसे छोटा देश जो हो जाएगा वह हो जाएगा वेटिकन सिटी। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं भारत से बड़े कौन कौन से 6 राज्य हैं। तो पहला जो हो जाएगा रूस हो जाएगा, इसके बाद दूसरा हो जाएगा कनाडा, दूसरा कनाडा, तीसरा होगा चीन होगा, चौथा नंबर पर हो जाएगा अमेरिका। ये आपको जो बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर पर ब्राजील होगा, 5 नंबर पर जो होगा ब्राजील होगा, और 6 नंबर पर कौन सा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। 6 नंबर पर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया। और 7 नंबर पर जो होगा हम लोग का जो अपना देश है भारत, ये 7 नंबर पर होगा। तो वही बात यहाँ पे प्रश्न में जिक्र किया गया है कि कितने देश जो है क्षेत्रफल में मतलब भारत से बड़े हैं, तो 6। ओके, क्लियर हो गया। आगे देखिए प्रश्न हम लोग आते हैं 3 नंबर प्रश्न। यहाँ पे जो 3 प्रश्न है कि भारत की मानक यामयोत्तर कहाँ से गुजरती है। जो भारत की मानक यामयोत्तर होती है ये कहाँ से गुजरती है, तो अगर देखें तो ऑप्शन डी जो है ये सही हो रहा है, उत्तर प्रदेश से गुजरती है। जो भारत की जो मानक यामयोत्तर जो रेखा होती है वह कहाँ से गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश जो राज्य है यहाँ से जो है गुजरती है। ओके,
अब अगर बात करें यहाँ पे कि जो भारत है, भारत देश, भारत में जो है 82.5 मतलब कह सकते हैं 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, जो इलाहाबाद के निकट कहाँ से गुजरता है, तो जो इलाहाबाद के निकट जो है नैनी है, यहाँ से होकर गुजरता है, जिसे हम मानक समय माना जाता है। जिससे क्या, कौन सा समय माना जाता है, तो मानक समय के नाम से जाना जाता है। अगर भारत का अगर बात करें, भारत देश का जो मानक समय है कितना है, जरूर आप लोग याद कीजिएगा, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्व है। भारत का जो मानक समय है, जिसको इंग्लिश में जीएमटी के नाम से जाना जाता है, इसका जो समय है कितना है, तो 82.5 डिग्री पूर्व है। जिसका हम लोग अगर अर्थ कहें तो भारत जो है, इसका जो मानक समय है वह ग्रीनविच के मानक समय से, मतलब किसके बीच से, ग्रीनविच के मानक समय से 5.5 घंटा आगे होता है। कितने घंटा आगे होता है, तो 5.5 घंटे जो है ये आगे होते हैं। जो भारत का जो मानक समय है वह ग्रीनविच के मानक समय से 5.5 घंटे आगे होते हैं। प्रश्न देखिए चौथा। चौथा प्रश्न है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं जो है किस देश को छूती है। तो बहुत अच्छा सा प्रश्न है। तो जो उत्तराखंड हुआ, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की जो सीमा है वह नेपाल देश के साथ जो है अपनी सीमा जो है साझा करती है। तो यहाँ पे अगर देखें तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। आगे देखिए पांच प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो अगर बात करें तो भारत का जो सबसे छोटा राज्य जो होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से वह हो जाएगा गोवा। ऑप्शन जो बी हो रहा है यह बिल्कुल सही होगा। गोवा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। और जो ठीक है, इसके बारे में अगर अगर इतिहास की दुनिया में बात करें, तो अगर बात करें तो 1961 में ऑपरेशन विजय, कौन सा विजय दोस्तों, तो ऑपरेशन विजय, कौन सा विजय, तो ऑपरेशन विजय के बाद 1987 में गोवा को भारतीय संघ के साथ जोड़ा गया था। 1961 में ऑपरेशन विजय के बाद जो है 1987 में गोवा को भारतीय संघ में जोड़ा गया था, जिसमें वहाँ जितने जितने भी भारतीय राज्यों में से जो प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद है वह सबसे क्या है, अधिक है। ओके, आगे देखिए 6 प्रश्न है कि ग्रीष्म अवकाश में आप यदि कावरती, यहाँ पे कवारती है, यहाँ पे कवारती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र से जाएंगे। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन हो रहा है यह लक्षद्वीप, यह बिल्कुल सही हो रहा है। कावारती अगर आपको जाना होगा ग्रीष्मकालीन अवकाश में, तो वह कौन से केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरना होगा, तो लक्षद्वीप से आपको जाना होगा। ओके, कवारती है जो भारत में केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी है। लक्षद्वीप की जो है ये राजधानी है कावारती, राजधानी है। ओके, ध्यान रखिएगा, राजधानी है कवरत्ती। आगे प्रश्न देखिए 7 नंबर प्रश्न। 7 प्रश्न है कि कौन सा देश भारत के पूर्व दिशा में स्थित है। तो भारत के पूर्व दिशा की बात करें, नीचे ऊपर तो उत्तर होता है, ये अगर ये मैप के अनुसार अगर हम बात करें, यहाँ पे ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ठीक है। ये पूरब होता है, ये क्या होता है, पश्चिम होता है। तो इसके अनुसार, तो अगर हम लोग बात करें कि भारत के पूर्व दिशा में कौन सा देश है, तो ऑप्शन बी जो है ये सही होगा, बांग्लादेश है। उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान हो जाएगा, उत्तर पश्चिम, ये वाला जो उत्तर पश्चिम हो जाएगा इसमें अफगानिस्तान हो जाएगा, अफगानिस्तान होगा, अफगानिस्तान हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, भूटान हो जाएगा। ओके, और भूटान और नेपाल जो है उत्तर में हो जाएंगे, म्यांमार पूरब में हो जाएगा, और पश्चिम बंगाल जो हो जाएगा ये भी पूरब में हो जाएगा, और बांग्लादेश हो जाएगा। ओके, तो क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 8 प्रश्न कर रहा है कि मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, आप बताइए वह कौन सा देश है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो भूटान की सीमा, बांग्लादेश की सीमा और नेपाल की सीमा, ये तीनों जो देश हैं, इस तीनों देश की जो सीमा है वह भारत देश के साथ सीमा साझा करती है, मिलती है। लेकिन सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे ये ताजिकिस्तान जो है ये भारत देश के साथ इसकी सीमा जो है नहीं मिलती है। ओके, प्रश्न देखिए 9।
यहाँ पे जो 9 प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से बात किया है तो भारत का जो सबसे बड़ा राज्य जो है वह जो है राजस्थान है। इसका क्षेत्रफल की बात करें तो कितना हो जाएगा? तो 3,42,239 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। कौन सा देश का, कौन सा राज्य का, माफ कीजिएगा, तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है 3,42,239 किलोमीटर लगभग में। ओके, 10 प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा देश रूस हो जाएगा, आपको हम इसके बारे में जिक्र किए हैं। 11 प्रश्नों को देखिए। 11 प्रश्न है कि कौन सा राज्य किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा नहीं करता है? अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा होता है, इंटरनेशनल बॉर्डर जो होता है, उसके साथ जो है कौन सा जो भारत का एक राज्य है वह अपनी सीमा को साझा नहीं करता है। ओके, तो यहाँ पे जो अगर बात करें तो राइट आंसर जो सी ऑप्शन हो रहा है ये मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश बीच में आ जाता है। तो ये किसी भी देश है इसके साथ यह अपनी सीमा साझा नहीं कर पाता है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर जो है ये ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है, अब इसमें अगर बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है भारत का ये राज्य है मध्य प्रदेश। और कौन कौन से राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करते हैं? तो इस राज्य का जरूर नाम याद करिएगा। छत्तीसगढ़ हो जाएगा पहला नंबर पर। दूसरा नंबर पर बात करें तो हरियाणा हो जाएगा, हरियाणा भी है दोस्तों। तीसरा नंबर पर जो हो जाएगा झारखंड भी हो जाएगा, आप याद करिएगा जितना सारे बताएं। इसके बाद मध्य प्रदेश और एक तेलंगाना हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा। ये जो आपको 5 राज्य का नाम बताएं, ये पांचों जो राज्य हैं ये किसी भी देश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं। 12 प्रश्न देखिए। 12 प्रश्न है कि कौन सा महासागर का नाम जो है किसी देश के नाम पर पड़ा है? तो यहाँ पे अगर देखें राइट आंसर बी जो है ये बिल्कुल से हिंद महासागर। यहाँ पे देखिए प्रशांत महासागर होगा, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर। तो यही बात यहाँ पे प्रश्न में बोला गया है कि कौन सा जो है महासागर जो है किस देश के नाम पर पड़ा है? तो हिंद महासागर जो है ये देश के नाम पर पड़ा है। ठीक है, क्योंकि भारत का या कह सकते हैं दुनिया का जो तीसरा सबसे बड़ा महासागर है यह हिंद महासागर है, जो किसी भी देश के नाम पर है। और हम लोग को जितने भी हम लोग भारतीय हैं इस पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि महासागर का जो नाम है हमारे देश के नाम पर पड़ा है। जो हमारा देश भारत है तो हमारे देश के ही नाम पर हिंद महासागर का नाम पड़ा है। और ये जो हिंद महासागर है दुनिया का सबसे गर्म महासागर के नाम से जाना जाता है। दुनिया का सबसे गर्म महासागर के नाम से हिंद महासागर को जाना जाता है। क्लियर है? आगे प्रश्न देखिए 13 प्रश्न है कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय में कितना अंतर होता है? गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय में केवल 2 घंटे का जो है विलंब होता है, अंतर होता है। तो राइट आंसर बी जो है यहाँ पे सही हो रहा है। 14 प्रश्न जो है देखिए। 14 प्रश्न है कि स्वेज नहर को कौन से सन में खोला गया था? स्वेज नहर का जो निर्माण है वो तो किया गया था, लेकिन कौन से इसको सन में खोला गया था वही बात पूछ रहा है। तो 1869 जो है यहाँ पे डी ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है, क्योंकि 1858 में इस नहर के निर्माण में जो है इस नहर के निर्माण जो है इसका किया जा रहा था। 1858 में कंपनी का जो है नहर का कंपनी का गठन किया जा रहा था इसका निर्माण करवाने के लिए। और 1859 से लेकर माफ कीजिए 1859 से लेकर 1869 तक इस नहर का जो है निर्माण कार्य जो है चला था। और 17 नवंबर 1869 को इस नहर को खोला गया था। कौन सा नहर है? तो स्वेज नहर है। 15 देखिए प्रश्न। 15 प्रश्न है कि कौन से वर्ष में इंदिरा बिंदु समुद्र में जलमग्न हो गया था? इंदिरा बिंदु जो है समुद्र में जलमग्न हुआ था 2004 ईस्वी में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो रहा है। क्लियर है? 16 प्रश्न देखिए। 16 जो प्रश्न है कि भारत का पश्चिम से पूर्व तक कितना विस्तार है? भारत का पश्चिम से पूर्व तक कितना कितना विस्तार है? तो 2933 किलोमीटर याद करिएगा। बहुत अच्छा सा ये प्रश्न है। 2933 किलोमीटर जो है भारत का पश्चिम से पूर्व तक इसका विस्तार माना जाता है। क्लियर है?
आगे देखिए 17 प्रश्न। 17 प्रश्न है कि इनमें से कौन सा राज्य पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित नहीं है। कौन सा राज्य जो है पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित नहीं है। तो बी ऑप्शन सही होगा, तमिलनाडु जो है ये पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित नहीं है। बाकी गुजरात, केरल और कर्नाटक जो हो जाएंगे ये समुद्री तट पर स्थित हैं। ओके। 18 प्रश्न है कि भारत का दक्षिणतम मुख्य जो भूमि बिंदु है वह कौन सा है। बहुत अच्छा सा ये प्रश्न है। तो इंदिरा बिंदु आप लोग याद कीजिएगा, बी ऑप्शन जो है सही होगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु जो कौन सा है, तो इंदिरा बिंदु या इंदिरा कौल, ये कहाँ पे हो जाएगा, ये जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। भारत का जो याद करना होगा साथियों, आपको हम बता देते हैं, जो भारत का उत्तरी बिंदु माना जाता है, जो भारत का उत्तरी बिंदु माना जाता है, जिसको हम इंदिरा कौल के नाम से जानते हैं, इंदिरा कौल के नाम से जानते हैं, ये कहाँ पे है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। अगर दक्षिणी बिंदु की बात करें तो दक्षिणी बिंदु जो हो जाएगा केप कोमरीन कहा जाता है, जो कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। ये इंदिरा बिंदु जो दिया गया है ये दक्षिणतम बिंदु होना चाहिए। इंदिरा कौल जो है यहाँ पे ये गलत हो रहा है। ठीक है, ये गलत हो रहा है यहाँ पे, ये बिल्कुल गलत गलत होगा। अगर दक्षिणतम बिंदु की बात किया तो इंदिरा पॉइंट या यहाँ पे इंदिरा पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, वहीं साथियों सही है, पॉइंट बिंदु दिया गया है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे दक्षिणतम जो मुख्य बिंदु होगा इंदिरा पॉइंट, बिल्कुल सही है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। क्लियर है, नहीं सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। 19 प्रश्न है कि इनमें से किस राज्य को हाल ही में राज्य घोषित किया गया है। तो डी ऑप्शन जो है सही हो रहा है, तेलंगाना राज्य को हाल ही में राज्य घोषित किया गया है। कब, तो 2 जून 2014। याद करना होगा, 2 जून 2014 को संसद में तेलंगाना राज्य को आंध्र प्रदेश से अलग कर दिया गया था। 20 नंबर प्रश्न देखिए, भारत का उत्तर दक्षिणी विस्तार कितना है। भारत का उत्तरी दक्षिणी विस्तार कितना है, तो 3214 किलोमीटर है। कितना है दोस्तों, तो 3214 किलोमीटर है। 21 प्रश्न देखिए, 21 प्रश्न है कि भारत के इन राज्यों में से कौन सा राज्य जो है पहले केंद्र शासित प्रदेश था। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो रहा है, अरुणाचल प्रदेश जो था वह पहले केंद्र शासित प्रदेश था। 22 प्रश्न देखिए, 22 प्रश्न है कि इनमें से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है, वह हो जाएगा गोवा राज्य हो जाएगा। कौन सा होगा दोस्तों, तो गोवा राज्य जो होगा मध्य प्रदेश की सीमा साझा नहीं करता है। 23 प्रश्न है कि भारत जो है गोलार्ध के किस आधे भाग में स्थित है। किस आधे भाग में स्थित है, तो उत्तर पूर्व के आधे भाग में जो है ये भारत जो है स्थित है। क्लियर है। आगे देखिए 24 प्रश्न, इनमें से कौन सा राज्य स्थल जो है सीमा से घिरा हुआ है। कौन सा राज्य स्थल जो है सीमा से घिरा हुआ है, तो मध्य प्रदेश बीच में है दोस्तों, तो ये जो है सीमा से घिरा हुआ है। आगे 25 प्रश्न देखिए, 25 प्रश्न है कि इनमें से कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों को शेष भारत से जोड़ता है। तो वह हो जाएगा असम। असम जो हो जाएगा ये जो है उत्तर पूर्वी राज्यों के जो है भारत से जोड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग 25 प्रश्न ही आज के लिए लिए थे। ये क्लास आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा और इसे शेयर करने में जरूर मदद करिएगा। तो मिलते हैं हम लोग कल अपने सुबह में अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास के साथ। तब तक आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करते रहिएगा। ओके, तो थैंक यू आप सभी साथियों का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजेड लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो हम लोग पीछे के लेक्चर में सामाजिक विज्ञान के ही प्रश्नों को किए थे। आज की भी जो लेक्चर है वह सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड ही प्रश्न आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। आज की जो टॉपिक है वह है शिल्प और उद्योग। इसी से हम लोग आज की क्लास में प्रश्न करेंगे। ये क्लास जो है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। सारे प्रश्नों को अच्छे से समझेंगे, एक एक पॉइंट को भी समझेंगे, जिससे आपको कोई भी प्रश्न में परेशानी नहीं होगी। और एक बात और कि आप लोग के लिए एक जरूरी सूचना है कि बीपीएससी के द्वारा कल वेबसाइट पर, इसके वेबसाइट पर एक जो है नोटिस जारी किया गया है कि अब जो इसका फॉर्म है बिहार शिक्षक भर्ती का, ये सारे स्टेट के अभ्यर्थी भर सकते हैं। जो लोग सीटेट पास किए हैं वह सारे अभ्यर्थी जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, भर सकते हैं। तो यहाँ पे जो कंपटीशन है इसका जो लेवल है बढ़ गया।
कंपटीशन जो यहाँ पे है बढ़ गया, तो आप लोग को जो तैयारी है उसको और ज़बरदस्त तरीका से करना होगा। सारे प्रश्नों को ध्यान से देखना होगा, उसमें क्या-क्या पॉइंटें छिपी हुई है, क्या-क्या चीज़ें हैं उसको ध्यान में रखकर आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि ज़रूर है कि आपका एग्ज़ाम जो है अगस्त में एकदम ज़रूर है कि फिक्स है, हो गया है कि एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पे जो है कंपटीशन बढ़ गया है, ध्यान में आप लोग इसको रखिएगा। पढ़ाई जो अभी तक से अगर नहीं कर रहे हैं तो ज़रूर आप लोग इस चीज़ को पढ़ाई जो है करना चालू कर दीजिएगा। ओके, तो आइए हम लोग अपने क्लास पर चलते हैं। पहला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न है कि भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 ईस्वी में किस जगह स्थापित हुई थी? अच्छा सा प्रश्न है ये। 1854 की बात किया है, तो यहाँ पे जो अगर हम राइट आंसर की बात करें तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, बम्बई। जो पहली कपास मिल जिसको हम केजीएन डाबर कह सकते हैं, इसको कहीं-कहीं आपको देखने को मिलेगा केजीएन डाबर, उसी को कहा जाता है जिसको पहली कपास मिल जिसको केजीएन डाबर जो हम कहते हैं, वह 1854 में मुंबई मुंबई में इसको स्थापित किया गया है। इसका नाम जो है बॉम्बे, जिसको हम बम्बई के नाम से जानते थे, और ये जो है कौन-सी कंपनी है तो विबिंग, यहाँ पे वीविंग इस तरह का है, वीविंग हो गया, वीविंग कंपनी बॉम्बे था। ओके, तो जरूर आप लोग इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कब स्थापित हुआ था। सन अगर पूछेगा तो आप लोग सन का भी बता दीजिएगा। 1854 में इसको स्थापित किया गया था। कहाँ पे भैया स्थापित किया गया था? तो महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था, महाराष्ट्र में, ठीक है। और उसका जो पहले का जो नाम था वह था बम्बई। पहले का क्या नाम था? तो बम्बई था। ओके, आगे देखिए दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरा जो प्रश्न है कि कैलिको अधिनियम किससे संबंधित था? जो एक अधिनियम की बात किया है प्रश्न में कि कैलिको अधिनियम जो है ये किससे संबंधित था। तो राइट आंसर की बात करें तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, सूती कपड़े छीट के। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, सूती कपड़े छीट के। इसी से जो ये जो है संबंधित अधिनियम है, कौन सा? कैलिको अधिनियम। आइए थोड़ा सा हम लोग इसको जान लेते हैं। ये 1720 में इस अधिनियम को पारित किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। कब किया गया था इस नियम को पारित? तो 1720 में किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, क्योंकि यहाँ ये जो इंग्लैंड में जो सूती वस्त्र थे, जिस सूती वस्त्र उसी के लिए उपयोग किया जाता था। सूती वस्त्र जिसको उस समय बोला जाता था चिंटज, जिसको उस समय कहा जाता था चिंटज। इस चीज को ध्यान में रखना होगा। इसी के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला एक कानून का निर्माण किया गया था, एक कानून बनाया गया था, और इसी अधिनियम को कैलिको अधिनियम के रूप में जाना जाता है। क्लियर है? आगे देखिए प्रश्न आते हैं तीसरा। ये भी प्रश्न अच्छा है। प्रश्न कह रहा है कि स्पिनिंग जेनी क्या है? स्पिनिंग जेनी क्या है? तो बहुत अच्छा सा ये प्रश्न है। स्पिनिंग जेनी की बात करें तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो रहा है बी ऑप्शन, ये सही हो रहा है। परंपरागत तकलियों की उत्पादकता बढ़ाने वाला मशीन स्पिनिंग जेनी क्या है? तो जो परंपरागत तकनीकियों की जो उत्पादक है उसकी क्षमता को बढ़ाने वाला एक मशीन माना जाता है। ओके, कहीं कहीं अगर आपको ऑप्शन में मिल जाए कि स्पिनिंग जेनी क्या है, तो स्पिनिंग जेनी है एक बहुधुरी कताई फ्रेम है। कहीं कहीं आपको ये भी देखने को ऑप्शन में मिल सकता है, बहुधुरी कताई फ्रेम, कताई फ्रेम, ये भी आपको कहीं कहीं ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो इस आप ऑप्शन को इसको भी सही कर सकते हैं, ये गलत नहीं है। ओके, स्पिनिंग जेनी जो है इसका आविष्कार जो है जेम्स हारग्रीव्स के द्वारा किया गया था 1764 और 1765 के आसपास किया गया था। जिसके लिए एक बात करें कि एक सूत के 8 धागे जो है यहाँ से काटे जाते थे। ओके, तो बी ऑप्शन सही हो रहा है। चौथा प्रश्न देखिए, भारी अभियंत्रण संयंत्र जिसको HEC के नाम से जाना जाता है, जिसको HEC क्या हो गया? हैवी इंजीनियर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, झारखंड राज्य के किस शहर में स्थित है? अच्छा सा प्रश्न है। तो अगर बात करें तो यहाँ पे राइट आंसर जो सी है ये सही हो रहा है, रांची शहर में स्थित है। रांची के निकट एक हटिया है,
रांची के निकट जो है हटिया एक शहर है, यहीं के इसी के पास जो है ये जो भारी अभियंत्र संयंत्र जिसको HEC के नाम से जानते हैं, वहीं पर ये स्थित है। याद करिएगा, हैवी इंजीनियर कॉरपोरेशन लिमिटेड, हैवी इंजीनियर कॉरपोरेशन लिमिटेड ये रांची में स्थित है। रांची के कौन से शहर में स्थित है? तो पास ही में एक जगह है हटिया, वहीं पर इसको स्थापित किया गया है। ओके, 5 देखिए प्रश्न जो है कि सूरत बंदरगाह भारत के किस तट पर स्थित है? सूरत बंदरगाह जो है ये भारत के किस तट पर स्थित है? तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, पश्चिमी तट पर स्थित है। कौन से तट पर स्थित है? तो पश्चिमी तट पर स्थित है। ओके, क्योंकि सूरत जो है, सूरत ये शहर ये दक्षिण पूर्वी जो गुजरात राज्य है वह पश्चिम भारत में स्थित है। दक्षिण जो पूर्वी राज्य है गुजरात, ये जो सूरत वहीं पे है। कहाँ पे? गुजरात में। तो वहाँ पे ये चला जाता है दक्षिण पूर्वी। अगर मैप के अनुसार बात करें तो नीचे जो होता है दक्षिणी एरिया हो जाता है। यहीं पर एक जो है खंभात की खाड़ी है, जो गुजरात में कहें। गुजरात में कौन सी खाड़ी है? तो यहाँ पे जो है खंभात की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? खंभात की खाड़ी है। और बात करें ये कौन से नदी के मुहाने पर स्थित है? तो ये कौन से नदी के? ताप्ती नदी के मुहाने पर स्थित है। कौन सी नदी के मुहाने पर स्थित है? तो ताप्ती नदी के मुहाने पर स्थित है खंभात की खाड़ी। ओके, आगे प्रश्न देखिए 6 नंबर। 6 प्रश्न जो है कि 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो तिरंगे झंडे यहाँ पे बात बोला है, इसके बीच वाली पट्टी में किसे जगह दी गई थी? इसके बीच वाली पट्टी में किसके जगह दी, मतलब किसे जगह दी गई थी? तो राइट आंसर यहाँ पे बी जो है सही हो रहा है, चरखा को जगह दी गई थी। किसके जगह दी गई थी? तो चरखा के लिए जगह दी गई थी। एक कमिटी था जिसको हम ये कहते हैं कमिटी। कमिटी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो झंडे थे इसको राष्ट्रीय झंडा के रूप में उसको स्वीकार कर लिया था, और इसमें उस समय कुछ बदलाव नहीं किया गया था, जैसा था उसी तरह था। और बात करें तो 1931 में, 1931 के इस झंडे के बीच में चरखे की जगह चक्र रखा गया था। चरखे की जगह क्या रखा गया था? तो चरखे की जगह चक्र रखा गया था, जो आज भी क्या है उसी तरह पड़ा हुआ है। ओके, तो वहीं आप लोग जो हम लोग का तिरंगा झंडा है, आप लोग उसमें देखते हैं चक्र होता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसा जो है हम लोग के झंडे में इस तरह का आप देखने को मिलेगा। ओके, तो इस तरह का होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे 20 सही हो रहा है। 7 प्रश्न देखिए। 7 जो प्रश्न है कि यहाँ पे मसलिन जिसको मलमल कहा जाता है, ये क्या चीज है? मसलिन जो है ये क्या है मसलिन? तो देखें तो राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, बारीक सूती कपड़ा। मसलिन क्या है? तो एक प्रकार का बारीक सूती कपड़ा है। एक जो इसको कहते हैं मसलिन को, ये मलमल कहा जाता है। ये सरल बुनाई वाला, ये क्या चीज? तो सरल बुनाई वाला, सरल बुनाई वाला एक क्या होता है? एक सूती वस्त्र होता है। सरल बुनाई वाला एक सूती वस्त्र है। और मसलिन शब्द जो है मछलीपट्टनम नामक एक भारतीय पतन से आया हुआ है। ओके, आगे प्रश्न देखिए 8। 8 जो प्रश्न है कि राजस्थान और गुजरात में किस शैली के कपड़े बनते हैं? अच्छा सा प्रश्न है ये साथियों। राजस्थान और गुजरात में किस शैली के कपड़े बनते हैं? तो राइट आंसर जो यहाँ पे सही हो रहा है, बंडाना के कपड़े बनते हैं, जिसको आपको अगर मिले तो देख लीजिएगा, बंधानी भी लिखा रहेगा। बंधानी भी अगर ऑप्शन में मिल जाए या बंधेज भी मिल जाए, ये सारे जो है बराबर ही हैं। बंडाना कहे, बंधानी कहे या बंधेज कहे, ये ऑप्शन में आपको देखने को मिल सकता है। ये जो है गुजरात और राजस्थान की एक वस्त्र कला है। गुजरात और राजस्थान की एक क्या है? वस्त्र कला है। ओके, और ये जो है कुछ कुछ हिस्से में प्रचलित है, जैसे कह सकते हैं राजस्थान हुआ, गुजरात हुआ, और कुछ यूपी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सा आता है, इसके लिए क्या है? ये प्रसिद्ध माना जाता है। आगे प्रश्न देखिए 9 प्रश्न जो है कि टीपू सुल्तान की तलवार किस स्टील से बनी हुई थी? तो टीपू सुल्तान की जो तलवार है वह बुंदज स्टील जिसको हम कहते हैं, इसी से बनी हुई थी। बुंदज स्टील देता है प्रश्न में, या कह सकता है हाँ हाँ, बुंदज स्टील बिल्कुल सही है। तो बुंदज स्टील यहाँ पे सही हो रहा है, टीपू सुल्तान की तलवार। ठीक है, आगे प्रश्न देखिए 10 प्रश्न है। 10 प्रश्न है कि स्पिनिंग
जैनी का आविष्कारक कौन था? तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कारक जेम्स हरग्रीव्ज थे। जॉन यहाँ पे जॉन के दिया गया है, तो वही हो गया यहाँ पे उसका नाम है जेम्स हरग्रीव्ज। हरग्रीव्ज भी आपको दे सकता है, तो ये चीज़ को ध्यान में रखना होगा। और इसका आविष्कार जो किए थे उस समय 1764 और 65 के आसपास ही स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जो है हुआ था, और जिसके साथ कहें कि सूती के 8 धागे काटे जा सकते थे, उस समय इसका आविष्कार हुआ था। आगे प्रश्न देखिए 11 प्रश्न है कि टिस्को में स्टील का उत्पादन किस वर्ष शुरू हुआ था? टिस्को में, तो राइट आंसर यहाँ पे सही हो रहा है 1912 ईस्वी में टिस्को में जो है स्टील का उत्पादन शुरू हुआ था, क्योंकि टिस्को ने 1911 में टिस्को जो है 1911 में कच्चे लोहे का उत्पादन शुरू किया था। कौन से लोहे का उत्पादन शुरू किया था? तो कच्चे लोहे का उत्पादन शुरू किया था, और 1912 में जमशेदजी के टाटा समूह जो है उसकी जो शाखा है वहीं पर जो है स्टील का उत्पादन शुरू किया गया था। आगे देखिए 12 प्रश्न 12 जो प्रश्न है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर जो है यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो रहा है अहमदाबाद। अहमदाबाद होना चाहिए यहाँ पे, तो अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, जहाँ पे सूती वस्त्र का उत्पादन होता है। जहाँ पे क्या होता है? सूती वस्त्र का उत्पादन होता है। अब यहाँ पे आ गया बात मैनचेस्टर का, तो भारत में कितने प्रकार के मैनचेस्टर हैं? तो भारत में 3 प्रकार के मैनचेस्टर हैं। एक तो आपको पता चल गया अहमदाबाद, ओके। अगर दूसरी उत्तरी भारत की बात करें, उत्तरी भारत की बात करें, प्रश्न आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना होगा कि उत्तरी भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाएगा? उत्तरी भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाएगा। उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाएगा। कहाँ पे है भैया? तो ये यूपी में हो जाएगा। क्लियर है? अगर बात करें दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाएगा? दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाएगा? तो तमिलनाडु को कहा जाएगा। तो माफ कीजिएगा, तमिलनाडु तो हो जाएगा, कोयम्बटूर को कहा जाएगा। कोयम्बटूर, कोयम्बटूर, ये कोयम्बटूर कहाँ पे है? तो ये तमिलनाडु में हो जाएगा, तमिलनाडु में हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे आपको समझ में आ गया। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कानपुर को, और दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर कहाँ पे है? तो ये तमिलनाडु में है। ओके, क्लियर हो गया, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं होगा। 13 प्रश्न देखिए कि सूरत बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो सूरत बंदरगाह जो है ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो भारत के गुजरात राज्य का एक प्रमुख नगर माना जाता है, वह है सूरत। ठीक है, आगे प्रश्न हम देखते हैं 14 प्रश्नों को। देखिए 14 प्रश्न है कि पुर्तगाली भारत में सबसे पहले कहाँ पहुंचे थे? पुर्तगाली की बात आ गया तो ऑप्शन यहाँ पे जो ए ऑप्शन हो रहा है ये बिल्कुल सही होगा, कालीकट पहुंचे थे। अब यहाँ पे आया कि पुर्तगाली कौन था सबसे पहले जो भारत में आया था? तो जब भारत में यूरोपीय शक्ति जो थी वह जब उभरी थी भारत में, तो उस समय जो पुर्तगाली कंपनी थी वो भारत में सबसे पहले जो है प्रवेश करी थी। भारत में सबसे पहले प्रवेश करी थी, और भारत में सबसे पहले प्रवेश कैसे करी थी? तो समुद्री मार्ग से प्रवेश करी थी। कैसे करी थी दोस्तों? तो समुद्री मार्ग से जो है वो लोग पुर्तगाली जो है वह प्रवेश करी थी। कौन सबसे पहले पुर्तगाली व्यापारी प्रवेश किया था? तो उसका नाम है वास्को डिगामा। वास्को डिगामा, यही पुर्तगाली व्यापारी था वास्को डिगामा। 17 मई 1458, 17 मई 1498 को, 17 मई 1498 को ये जो है भारत के कौन से तट पर स्थित है? पश्चिमी तट पर, पश्चिमी तट पर एक बंदरगाह है, तट एक बंदरगाह है जिसका नाम है कालीकट, वहां पे पहुंचा था। कहाँ पे पहुंचा था? कालीकट पहुंचा था। तो सबसे पहले जो भारत में आने वाला जो पुर्तगाली था समुद्री मार्ग से ही आया था, जिसका नाम क्या था? वास्को डिगामा। जरूर आप लोग इस बात को याद करिएगा। 15 प्रश्न जो देखिए, लौह अयस्क के खोदकर लाने और लोहा बनाने का कार्य किस समुदाय के लोग करते थे? अच्छा सा प्रश्न है ये। तो किस समुदाय के लोग करते थे? तो ऑप्शन सी अगरिया सही हो रहा है यहाँ पे। अगरिया समुदाय के जो लोग होते थे ये जो है इसका उत्पादन करते थे लौह अयस्क खोदकर। लौह अयस्क ये क्या होता है? तो जो लौह अयस्क है एक प्रकार का कच्चा माल होता है। ये जो है एक प्रकार का
कच्चा माल होता है, इसका उपयोग जो है आयरन कह सकते हैं, आयरन इसका उपयोग क्या होता है, आयरन या ढलवा लोहा, ढलवा लोहा, ओके, बनाने के लिए किया जाता है। क्लियर है? आगे देखिए 16 प्रश्न। 16 प्रश्न है कि भारी अभियंत्रण संयंत्र जिसको एचईसी के नाम से जाना जाता है, हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ पे अगर बात करें तो डी ऑप्शन सही होगा, 1958 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। ओके, तो जरूर आप लोग याद करिएगा। सारे प्रश्न थे जो आपको मैं कराएं, ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो ये क्लास आपको कैसा लगा जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, यही आपके लिए सबसे मुख्य है। तो मिलते हैं ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट क्लास के साथ आपके लिए, तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा। ओके, तो सभी को थैंक यू, धन्यवाद।